नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। अगले 1 घंटे में जानेंगे हम देश और दुनिया का हाल, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा किन मायनों में रहने वाली है खास। साथ ही बात होगी कि राज्यसभा में आज संविधान पर विशेष चर्चा में क्या कुछ रहने वाला है खास। तो आइए नया सवेरा की शुरुआत अब तक की सुर्खियों के साथ। श्रीलंका में राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत दौरे पर अनुरा कुमारा दिसानायके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच होंगे अहम समझौते। आज से राज्यसभा में होगी संविधान पर विशेष चर्चा। सत्ता पक्ष से जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण समेत अन्य सदस्य और विपक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे रखेंगे अपनी बात। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह आज नक्सली हमले में मारे गए जवानों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक भी होगी। सीरिया में नए शासकों के आश्वासन के बाद पटरी पर लौट रही है जिंदगी। फिर से खुले स्कूल, ईसाई समुदाय ने भी नियमित रविवार सेवाओं में लिया हिस्सा। और ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के आगे बिखरा भारत का टॉप ऑर्डर। पहली पारी में लंच तक 3 विकेट पर 22 रन। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 445 रन पर सिमटी। और टॉप हेडलाइंस के बाद आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत और आपको बताएं कि भारत और श्रीलंका के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच भारत श्रीलंका संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत होगी और कुछ अहम समझौते भी होंगे। लेकिन उससे पहले उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए वो राजघाट भी जाएंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी आज शाम उनकी मुलाकात होगी। श्रीलंका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अनुरा कुमारा दिसानायके अपने पहले विदेश दौरे पर कल भारत पहुंचे हैं। कल ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि श्रीलंका भारत की पड़ोस प्रथम नीति और सागर आउटलुक दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बातचीत से अधिक विश्वास और गहन सहयोग बढ़ेगा। और बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। तो आज से राज्यसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा की शुरुआत होगी। उच्च सदन में ये चर्चा आज और कल चलेगी। इस चर्चा में सदन के नेता जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत सत्ता पक्ष से कई सदस्य शामिल होंगे, जबकि विपक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी दलों के सदस्य भी अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही राज्यसभा में स्थायी समितियों से संबंधित कई प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। वहीं लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 पारित किए जाने के लिए पेश करेंगी। आज गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन बिल 2024 पर भी चर्चा होगी। ये बिल गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। वर्तमान में गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इसका कारण ऐतिहासिक रूप से मान्यता प्राप्त एसटी समुदाय की कम जनसंख्या है। हालांकि समय के साथ कुछ समुदायों को एसटी के रूप में मान्यता मिलने से इस स्थिति में बदलाव आया है। विधेयक के पारित होने के बाद चुनाव आयोग विधानसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान के लिए परिसीमन आदेश में संशोधन भी करेगा। इसके साथ ही लोकसभा में साल 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर चर्चा और मतदान भी होगा।
इसके साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। और ताज़ा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ गए हैं। कुमार आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, राज्यसभा में आज संविधान पर विशेष चर्चा। आज तो राज्यसभा में सदन की कार्रवाई लगता है कि पूरी होगी। देखिए, जो विपक्ष जो नेता है, खासकर डेरेक ओब्रायन की हम बात करें, जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कल रविवार को कहा था कि हम चाहते हैं कि सार्थक बहस हो और खास करके जो संविधान की 75वीं वर्षगांठ पे आज और कल राज्यसभा में चर्चा होने वाली है, तो उसमें हम यही देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लोकसभा में जो उनका रिप्लाई आया था, एक लंबा रिप्लाई आया था और एक पूरा समग्र उन्होंने पूरी सरकार की नीतियों के साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से संविधान को लेकर जो खिलवाड़ हुआ था कांग्रेस के शासनकाल में, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल हो, चाहे वो इंदिरा गांधी का कार्यकाल हो, चाहे वो राजीव गांधी का कार्यकाल हो और चाहे वो राहुल गांधी हो, जो कांग्रेस के जो अग्रिम पंक्ति के नेता है वर्तमान में, जिस तरीके से उन्होंने बिल को जो फाड़ा था, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के पहले उन्होंने बिल को फाड़ दिया था। राजीव गांधी का उन्होंने नाम लिया। इंदिरा गांधी ने किस तरीके से इमरजेंसी लागू की थी और किस तरीके से इस देश में संविधान की मूल भावना को तार तार किया था। तो एक पूरा समग्र जवाब जो प्राइम मिनिस्टर का आया था लोकसभा में उन्होंने, तो अब विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जवाब दिया था तो उसी तरीके की रणनीति विपक्ष अपनाने की कोशिश करेगा। और खासकर मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी किया है कि सभी सदस्यों को आप राज्यसभा में उपस्थित रहने को कहा है आज और कल। तो अब हम अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो चर्चा में भाग लेंगे। निर्मला सीतारमण है जो वित्त मंत्री हैं वो भाग लेंगे। सुधांशु त्रिवेदी हैं और कई जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो चर्चा में भाग लेंगे। इसके अलावा अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा जयराम रमेश चर्चा में भाग लेंगे। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन और जो विपक्ष के अन्य सदस्य हैं वो चर्चा में भाग लेंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से लोकसभा में एक करारा जवाब मिला सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को, तो यहां पर राज्यसभा में विपक्ष की क्या रणनीति होती है और राज्यसभा में सत्ता पक्ष की क्या नीति होती है, ये देखने वाली बात होगी। एक और इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊं कि 129वां संविधान संशोधन विधेयक जो पहले से लिस्टेड था, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात थी, उसको लेकर के बिल आने वाला था आज। लेकिन आज अगर हम लोकसभा का जो कार्यवाही का जो लिस्ट देखेंगे, लिस्ट ऑफ बिजनेस जो हम देखेंगे, उसमें ये दोनों बिल नहीं है। तो ये वित्तीय अनुदान मांगों की जो बिल पेश करेगी निर्मला सीतारमण, उसको इसके अलावा जो गोवा विधानसभा में एसटी के प्रतिनिधित्व को लेकर जो बिल पेश करेंगे अर्जुन राम मेघवाल, तो ये बिल पेश करने के बाद हो सकता है कि जो 34वां संविधान संशोधन विधेयक है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित जो 2 बिल्स हैं, वो आने वाले दिनों में, यानी कि आज नहीं कल या परसों उसको सदन में पेश किया जाए। कुमार आलोक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विभिन्न दलों को कितना समय आवंटित किया गया है अपनी बात रखने के लिए, इस संविधान पर चर्चा के लिए। साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि आज का जो बिजनेस लिस्ट है उसमें कई अहम विधेयक आज नहीं रखे जाएंगे क्योंकि ये चर्चा है, क्या कोई और भी विधेयक पटल पर रखे जाने हैं? देखिए, जब लिस्ट ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें तो लोकसभा में आपने जैसे कि चर्चा की, अपने एंकर में आपने बताया कि वित्तीय अनुदान मांगों से संबंधित 2 बिल निर्मला सीतारमण पेश करेंगी लोकसभा में। इसके अलावा गोवा में एसटी के प्रतिनिधित्व को लेकर जो बिल है वो पेश करेंगे अर्जुन राम मेघवाल। तो अगर हम लिस्ट ऑफ बिजनेस की बात करें तो राज्यसभा में कोई ऐसा बिल लिस्टेड नहीं है। राज्यसभा में तो आप देखेंगे कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जब संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर वहां पर चर्चा होगी। तो लोकसभा में 3 बिल पेश किए जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो था, जो जानकारों के मुताबिक या जो पॉलिटिकल सर्किल में ये चर्चा हो रही थी कि जिस तरीके से कैबिनेट से मंजूरी मिली वन नेशन वन इलेक्शन के बिल पर चर्चा को लेकर के, तो वो लिस्ट नहीं किया गया है। और शायद मैंने आपको पहले बताया कि संभावना जताई जा रही है कि इसी सेशन में, यानी इसी सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। कुमार आलोक, क्या उम्मीद की जाए कि आज संविधान पर चर्चा होगी तो राज्यसभा में लगातार पिछले समय से हम जिस तरह से गतिरोध देख रहे हैं, तो आज गतिरोध नहीं देखने को मिलेगा और उम्मीद की जा रही है कि आज शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्रवाई होगी? देखिए, गतिरोध लोकसभा में भी था।
राज्यसभा में तो गतिरोध लगातार जारी है और वहां पर सीधा सीधा टकराव सभापति महोदय हैं जो उपराष्ट्रपति हैं देश के, और उनके साथ विपक्ष का लगातार गतिरोध बना हुआ है और विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव भी उनके खिलाफ पेश किया है। और इसको लेकर के आपने देखा होगा पिछले दिनों की मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति महोदय के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। तो राज्यसभा में जो मामला है सत्ता पक्ष और विपक्ष का, वो निहायत ही आप कहें कि बहुत गर्म मामला है वहां पर। लेकिन लोकसभा में जिस तरीके से आपने देखा था कि वहां भी गहमा-गहमी थी, लेकिन संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर जहां चर्चा की बात थी तो वहां पर सार्थक चर्चा हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सहयोग किया। तो ऐसी आशा की जाती है कि राज्यसभा में भी लोकसभा की तरह ही सार्थक चर्चा होगी। जी, बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर जगदलपुर में हैं। नक्सलियों का गढ़ कहलाने वाले इस इलाके में अमित शाह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। आज वो उन जवानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में वीरगति को प्राप्त हो गए। अमित शाह उन जवानों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा पर एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि उनकी सरकार 31 मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देगी और इसी दिशा में उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिन के दौरे पर हैं और साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि नक्सलियों को किस तरह से हम पुनर्वास करा सकते हैं, उसको लेकर के केंद्र सरकार किस तरह से प्रयासरत है। छत्तीसगढ़ सरकार भी लगातार काम कर रही है कि कैसे नक्सलियों का खात्मा किया जा सकता है और कैसे उनको एक मुख्य धारा में लाया जा सकता है। आपको बताएं कि मुख्य धारा में लौटे नक्सलियों से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कल संवाद भी किया गया गृह मंत्री के द्वारा। गृह मंत्री ने हथियार छोड़ने वालों के पुनर्वास के लिए किए जा रहे प्रयासों को गिनाया। अमित शाह ने कहा कि इसको लेकर बेहतरीन नीति जल्द ही सभी राज्यों के साथ साझा की जाएगी। जो लोग हाथ में हथियार पकड़े उनको मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में वापस लाना। इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी को कहा था कि अब जहां जहां सरेंडर हुआ है वह सब राज्य में जाकर एक सबसे अच्छी पॉलिसी छत्तीसगढ़ की बनाए, जिसको हम पूरे देश भर में रिप्लिका कर सरेंडर हथियारी युवाओं को पुनः प्रस्तापित समाज में करने का एक नया पॉलिसी बनाएंगे। और कुछ ही दिनों में पॉलिसी भी अच्छे तरीके से तैयार होकर सभी राज्यों को हम भेजेंगे और इसके आधार पर भले 10 साल पहले समर्पण किया है, उसके जीवन को संवारने के लिए, इसके परिवार को मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से उसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार काम करेगी। तो गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल भी जुड़े हुए हैं। सोमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ का 3 दिन का ये दौरा किन मायनों में बेहद महत्वपूर्ण और खास हो जाता है, जब सरकार कहती है कि नक्सलवाद को खत्म करना है और साथ ही साथ उसकी डेडलाइन भी सुनिश्चित की जा चुकी है। जी जरूर, आपको बताना चाहूंगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा 3 दिवसीय दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर हैं और बस्तर में जिस तरह से वो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने बात कही है कि 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह कल जो आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली है उनसे भी मुलाकात की। जब उनसे बातचीत कर रहे थे तो जो आत्मसमर्पण कर रहे नक्सली, उन्होंने कहा है कि हमें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहले वो नक्सली गतिविधि में शामिल थे लेकिन अब मुख्य धारा में लौट चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कहा है कि आप जो लोग नक्सली हैं, जो लोग नक्सल जो आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हैं, नकली हथियार उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आत्मसमर्पण कर ले, जिससे जो शासन की योजना है सरकार की पुनर्वास नीति का उनको लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास नीति चला रही है, जिससे जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली है उनको उस नीति के अनुसार तमाम योजनाओं का लाभ मिलता है। और सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली है उन्हें 15,000 जो प्रधानमंत्री आवास है वो भी
मिलने जा रहा है। तो जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बस्तर में काफी महत्वपूर्ण है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात स्पष्ट कहा है कि जो नक्सलवाद के साथ चल रहे हैं, नक्सलवाद की लड़ाई में शामिल है, हथियार उठा रहे हैं, वो सुन ले, ध्यान से सुन ले कि नक्सल जो हथियार है वो खत्म होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री, वो तमाम जो यहाँ शामिल है। और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बात कही है 2026 तक, तो अब देखना दिलचस्प होगा। सोमेश, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह के? कल हमने देखा कि कल राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह आयोजित हुआ जिसमें सशस्त्र बलों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन था कल का। वैसे ही आज गृह मंत्री आज जब छत्तीसगढ़ में आज भी हैं, तो किस तरह का उनका कार्यक्रम रहने वाला है? किन किन लोगों से आज उनकी खासतौर पर मुलाकात होने वाली है? क्या कुछ बैठक में बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है? आपने देखा होगा जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, पिछले 1 सालों से छत्तीसगढ़ में लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं। जो अब तक 1000 से ज्यादा नकली गिरफ्तार हो चुके हैं, 800 से ज्यादा नकली आत्मसमर्पण कर चुके हैं और 200 से ज्यादा नकलियों को जवानों ने मार गिराया है। और आज जिस तरह से जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर हैं, बस्तर में जो जवान शहीद हुए थे उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जिस तरह से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक रणनीति भी तैयार किया जाएगा। आज रायपुर में वामपंथी उग्रवाद को लेकर एक बैठक भी है और बैठक में 1 महीना पहले ही जिस तरह से उग्रवाद को लेकर जो बैठक होती है जिसमें 7 राज्यों के जो डीजीपी थे वो शामिल हुए थे और किस तरह से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक रणनीति भी बनाई जाएगी। और जिस तरह से जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में है, बस्तर में उन्होंने जिस तरह से नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है और उन्होंने कहा है, साफ तौर पर चेतावनी देकर इस बात का भी स्पष्ट किया है कि जो नक्सली हैं, जो हथियार उठाए हैं, वो हथियार छोड़ दें और मुख्य धारा में आ जाएं और जो सरकार की जो नीति है, पुनर्वास नीति है, उसके तहत योजनाओं का लाभ ले। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये एक महत्वपूर्ण है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और तमाम लोगों से आज जो गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात भी करेंगे, शहीद परिवार के लोगों से भी मुलाकात करेंगे यहाँ पर। जी, बहुत शुक्रिया सोमेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता रायपुर से सोमेश, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से गृह मंत्री का दौरा आज भी छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी सिलसिले में रविवार रात कई भाजपा नेताओं ने लोगों से मुलाकात की। भाजपा ने इस मुलाकात अभियान को रात्रि प्रवास संवाद अभियान का नाम दिया है। भाजपा नेता दुष्यंत गौतम ने आरामबाग पहाड़गंज के एक मंदिर में लोगों के साथ भजन कीर्तन भी किया। इस दौरान दुष्यंत गौतम ने दिल्ली की सीएम आतिशी को रोहिंग्या के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि रोहिंग्याओं को लाकर यहां अशांति फैलाने का काम किया जा रहा है। और इसके साथ ही बोगस वोटर आई कार्ड बनाना, ये सब इन्होंने आम पार्टी ने किया, अपने वोट बैंक की खातिर किया है। इन्होंने दिल्ली में शांति फैलाने का काम किया है। हम बताएं, हमने बांग्लादेशी को प्रवेश करने दिया? हम तो उनको निकालने का हमारा संकल्प है। हमको दिल्ली सुरक्षित चाहिए और दिल्ली सुरक्षित जब ही हो सकती है बांग्लादेशी वापसी जाएंगे। इन्होंने वोट बैंक के हिसाब से उनको इस्तेमाल किया है। इन्होंने मौलवी और सभी को पैसे दे देकर उनको एक अलग से ध्रुवीकरण करने का काम किया है। इसलिए आज दिल्ली की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का समय अब जा चुका है। केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को निर्देश थे केजरीवाल की तरफ से कि वहां आप जितने भी रोहिंग्यास बांग्लादेशी इनको बसाइए, क्योंकि ये हमारे वोट बैंक हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा अपने वोट बैंक के रूप में बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया गया, वोट बनवाया गया अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। अब वो बोल रही हैं, ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और जो कि पूरी तरह बेबुनियाद है, जिसकी कोई भी बुनियाद नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। और इसके साथ ही फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए नया सवेरा में बात होगी और भी खबरों की। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear for space transition. Roger. Re-engaging heat.
vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में, कम या ज्यादा, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद आपके पसंदीदा शो नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं कि आज विजय दिवस है। 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत की याद में हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई जीतकर बांग्लादेश की आज़ादी को सुनिश्चित किया था और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव गिरधर अरमने, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा राज्य मंत्री दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साल 1971 में भारत ने 13 दिनों तक चली लड़ाई के बाद 16 दिसंबर को ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। और आज रक्षा संपदा दिवस भी है। इस अवसर पर दिल्ली स्थित चाणक्य सभागार में व्याख्यान का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। 16 दिसंबर 1926 के दिन कंटोनमेंट्स डिपार्टमेंट के संविधान का गठन हुआ था। इस उपलक्ष्य में रक्षा संपदा दिवस मनाया जाता है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। 3 दिवसीय सम्मेलन के समापन के मौके पर उन्होंने कहा कि जन कल्याण और सुशासन हमारे काम के मूल में है, जिसके माध्यम से हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यों से उन प्रावधानों को सरल बनाने की अपील भी की जो अक्सर नागरिकों के उत्पीड़न का कारण बनते हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यों को ई कचरे की रिसाइकलिंग के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण की अवधारणाओं का पता लगाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से छोटे शहरों में उद्यमियों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने और उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए पहल करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने पीएम गति शक्ति को सुशासन का मुख्य कारक बताते हुए इसमें पर्यावरणीय प्रभावों और आपदा संभावित क्षेत्रों को शामिल करते हुए नियमित रूप से अपडेट करने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम ने पुरानी पांडुलिपियों के महत्व और उन्हें डिजिटल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी जोर दिया। और बात करते हैं अब मणिपुर की। दरअसल मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने काकचिंग जिले में 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं मणिपुर के काकचिंग जिले में बिहार के युवा भाइयों की हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। आतंकवाद का यह कृत्य हमारे मूल्यों पर सीधा हमला है। उन्होंने हत्या की इस घटना को एक भयानक अपराध बताते हुए कहा कि यह राज्य को अस्थिर करने और अराजकता की ओर धकेलने के लिए एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा
कि हत्या के जिम्मेदार लोगों की पहचान करने, उन्हें पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जरूरत पड़ने पर मामले को एनआईए को भी सौंप दिया जाएगा ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा की। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर में आज से शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 21 दिन बाद रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट का विस्तार किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद ये विधानसभा का पहला सत्र है। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने के बाद सत्तारूढ़ महायुति किस प्रकार काम करेगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। शीतकालीन सत्र से पहले ही सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी आमने सामने है। महाविकास आघाड़ी ने सत्र से पहले चाय पार्टी का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। और आपको बताएं कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 2 दिन में मंत्रियों को मंत्रालय का आवंटन भी कर दिया जाएगा और विधानसभा सत्र में 20 बिल लाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी सवाल विपक्ष उठाएंगे हम उसका जवाब जरूर देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष ईवीएम के बारे में एक नैरेटिव बनाने का काम कर रहा है और हमारी सरकार संविधान का सम्मान करते हुए काम करेगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्षी नेता का चयन विधानसभा अध्यक्ष करेंगे, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम अपने मंत्रियों का परफॉर्मेंस ऑडिट करेंगे और ऑडिट में अगर ये पाया गया कि मंत्री सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उस मंत्री पर पुनर्विचार किया जाएगा। और खबरों के माध्यम से अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर के बाहर प्राचीन संभलेश्वर महादेव का नाम लिखा जा रहा है। शनिवार को साल 1978 से बंद इस मंदिर को जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान खोला गया था। कल इस मंदिर में प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में लोगों ने पूजा अर्चना भी की थी। इसके बाद मंदिर परिसर में सफाई अभियान चला और बिजली से रोशनी की व्यवस्था की गई। मंदिर का द्वार खुलने के बाद स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित अटाला मस्जिद के सर्वे से जुड़ी याचिका मामले में आज विशेष अदालत फैसला सुना सकती है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस मस्जिद को एक हिंदू मंदिर तोड़कर बनाया गया था। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि मस्जिद अटाला देवी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यहाँ पर अटाला देवी के मंदिर होने के ऐतिहासिक तथ्य भी उनके पास मौजूद हैं। और वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद और आरोपित सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या के मामले में कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। ये मामला सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में 2 लोगों की कथित हत्या से जुड़ा हुआ है। सज्जन कुमार पर आरोप है कि वो भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद उनके उकसावे पर भीड़ ने 2 सिखों को जिंदा जला दिया, घर में लूटपाट की, घर में मौजूद दूसरे लोगों को घायल कर दिया। 2 लोगों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछली सुनवाई में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेचा ने यह कहते हुए फैसला टाल दिया था कि अभी फैसला तैयार नहीं है। और बात मौसम की अगर करें तो राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर के साथ काफी ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का तापमान सुबह 6 बजे से करीब 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आने वाले दिनों में दिल्ली में शीतलहर का कहर भी देखने को मिल सकता है। वहीं सर्दी से बचने के लिए जरूरतमंद लोग रैन बसेरे का आश्रय ले रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि ठंड का असर अब जनजीवन पर भी पड़ रहा है। सुबह सुबह गाड़ी चलाने वालों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत कोहरा हो रहा है, ठंड भी काफी पड़ी है, गाड़ी चलाना बहुत परेशानी है। बहुत ठंडा ताप रहे हाथ
बहुत परेशानी पड़ रही है, कोहरा भी बहुत परेशानी पड़ रही है इस टाइम। तो एक तरफ जहां पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है, लेकिन दिल्ली को प्रदूषण से राहत नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में फिर AQI 300 पार पहुंच गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। आज दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा। इसके मद्देनजर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की नीति के अमल को लेकर गाइडलाइन भी तय हो सकती है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों को सैल्यूट किया है। राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा है कि आज विजय दिवस के विशेष अवसर पर राष्ट्र भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और बलिदान को सलाम करता है। उनके अटूट साहस और देशभक्ति ने सुनिश्चित किया कि हमारा देश सुरक्षित रहे। भारत उनके बलिदान और सेवा को कभी नहीं भूलेगा। और नया सवेरा में खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि मोल्दोवा के विदेश मंत्री मिहेल पोप्सोई भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। आज पोप्सोई अपनी यात्रा के दूसरे दिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान मोल्दोवा के विदेश मंत्री ने अपने देश की ओर से भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पोप्सोई ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवासन और गतिशीलता पर आशय घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। उनकी यात्रा का मकसद भारत को मोल्दोवा के रिश्तों को और मजबूत करना है। ये यात्रा 17 दिसंबर को पोप्सोई के दिल्ली से प्रस्थान के साथ समाप्त होगी। और अब आपको लिए चलते हैं गुजरात के कच्छ के रण में। जी हाँ, गुजरात अपनी संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है रण उत्सव। इसमें भाग लेने के लिए पर्यटक रण ऑफ कच्छ में उमड़े। कच्छ के रण के पास स्थित धोरडो गांव में रण उत्सव की शुरुआत 3 दिवसीय उत्सव के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये 100 दिवसीय उत्सव में बदल गया। कच्छ का सफेद रण उत्सव 11 नवंबर से शुरू हो गया है, जो 15 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। रण उत्सव का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दौरान कच्छ की समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का जश्न भी मनाया जाता है। इधर प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक थैला एक थाली अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत लोग थाली एकत्र कर रहे हैं और उसे महाकुंभ के लिए भेजा जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य महाकुंभ को कचरा और पॉलिथीन मुक्त बनाना है। यूपी के नोडल अधिकारी द्वारा 5 लोगों की टीम बनाई गई है। ये टीम मंडल के लोगों को जागरूक कर रही है। और इसके साथ ही नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। और सीरिया में नए इस्लामी शासकों ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया है। हयात तहरीर अल शाम ने कहा है कि अल्पसंख्यक समूहों का जीवन खतरे में नहीं होगा। इसके बाद से यहां जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही है। असद के तख्ता पलट के बाद ईसाई समुदाय ने यहां रविवार को नियमित सेवाओं में हिस्सा लिया और स्कूलों में भी पढ़ाई शुरू हो गई।
दमिश्क के ईसाई बाप तौमा इलाके की सड़कें चर्च से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी थी, लेकिन लोगों में अब भी दहशत बाकी है और वो सावधानी बरत रहे हैं। वहीं विदेशी ताकतें नए शासकों के रुख का इंतजार कर रही है। इधर इजराइल की कैबिनेट ने सर्वसम्मति से गोलान हाइट्स में बसने वालों की आबादी को दोगुना करने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत इजराइल $11 मिलियन का निवेश करेगा, जिससे शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, नए निवास और एक छात्र गांव के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि गोलान हाइट्स को मजबूत करने का मतलब इजराइल को मजबूत करना है और ये समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे इस पर पकड़ बनाए रखेंगे और यहां आबादी को बढ़ाने का काम भी करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि सीरिया के साथ संघर्ष का उनका कोई इरादा नहीं है। गोलान हाइट्स के इजरायली नियंत्रित हिस्से में लगभग 50,000 लोग रहते हैं, जो यहूदियों को रूस के बीच समान रूप से विभाजित है। इजराइल ने 1967 में सीरिया से गोलान पर विजय प्राप्त की और 1981 में इसे अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि दुनिया के अधिकांश लोग इस क्षेत्र पर इजराइल के नियंत्रण को मान्यता नहीं देते हैं। इधर ब्रिटेन ने सीरिया को 50 मिलियन पाउंड की सहायता पैकेज देने की घोषणा की है। ब्रिटेन ने एक बयान में कहा है कि 30 मिलियन पाउंड की सहायता खाद्य, आश्रय, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा के तौर पर दी जा रही है। यह सहायता 10 लाख से ज्यादा लोगों को तत्काल मदद करेगी। ये सहायता संयुक्त राष्ट्र के जरिए दी जाएगी। पानी, अस्पताल और स्कूल जैसी जरूरी सेवाओं के लिए ये मदद काम आएगी। सीरिया के पड़ोसी देशों में रह रहे सीरियाई लोगों के लिए 10 मिलियन पाउंड की सहायता लेबनान में विश्व खाद्य कार्यक्रम को दी जाएगी। वहीं 10 मिलियन पाउंड की सहायता जॉर्डन को विश्व खाद्य कार्यक्रम और यूएन की शरणार्थी एजेंसी के जरिए दी जाएगी। सीरिया में 1 दशक से चल रहे गृह युद्ध के बाद लाखों लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। ऐसे में सीरिया छोड़कर भागे कई लोग पड़ोसी राज्यों से वापस लौट रहे हैं। और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में कई महीनों से जारी उथल-पुथल के बीच आज 53वां विजय दिवस समारोह मनाया जा रहा है। विजय दिवस 1971 के मुक्ति संग्राम में मिली ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। इस दिन ही 9 महीने लंबे संघर्ष के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तानी सेना से आज़ादी पाई थी। ढाका के पास सावर में राष्ट्रीय स्मारक पर हजारों लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र होंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 31 तोपों की सलामी के साथ विजय दिवस समारोह की शुरुआत होगी, जिसमें पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ विश्व मानचित्र पर बांग्लादेश के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरने की याद दिलाई जाएगी। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने एक आधिकारिक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कहा कि 8 स्वतंत्रता सेनानी और बांग्लादेश सशस्त्र बलों के 2 सेवारत अधिकारी कोलकाता में विजय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे हैं। साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों के 2 सेवारत अधिकारी बांग्लादेश के विजय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए ढाका पहुंचे हैं। उच्चायोग ने कहा कि यह दिवस दोनों देशों के साझा बलिदानों और मित्रता का प्रतीक है। वहीं फ्रांस के मायोट क्षेत्र में चक्रवात चीडू से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगभग 1000 हो सकती है। सरकार के शीर्ष मायोट प्रीफेक्ट फ्रोंडाइस जेवियर ब्यूविले ने एक टीवी चैनल से कहा कि उन्हें लगता है कि इस तूफान में सैकड़ों लोग मारे हैं और इस संख्या के लगभग 1000 तक पहुंचने की आशंका भी है। फ्रांस के अधिकारी ने कहा कि फ्रेंच इंडियन ओशियन के द्वीपों पर आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण हुई व्यापक तबाही के बाद अभी सटीक संख्या बता पाना बेहद मुश्किल है। इससे पहले मायोट में कम से कम 11 लोगों की मौत की पुष्टि की थी, लेकिन कहा था कि ये संख्या बढ़ने की उम्मीद है। फ्रांसीसी मौसम सेवा के अनुसार चीडो के कारण 220 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से हवा चल रही है, जिससे मायोट में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। अफ्रीका के पूर्वी तट से लगभग 800 किलोमीटर दूर 2 मुख्य द्वीपों में फैली मायोट की आबादी 3 लाख से ज्यादा है। कुछ जगह तो पूरा इलाका ही तबाह हो चुका है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई पेड़ उखड़ गए हैं और नावें भी पलट गई या डूब गई हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं।
भारी तूफान के कारण काला सागर में 2 रूसी तेल टैंकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कैच जलडमरू मध्य में तेल फैल गया। रूसी तेल टैंकरों के नाम वोल्गोनेफ्ट 212 और वोल्गोनेफ्ट 239 है। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने 2 बचाव टग बोट और 2 हेलीकॉप्टर मौके पर भेजे हैं। इस दुर्घटना में चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई है। रूस ने Mi-8 हेलीकॉप्टर और बचाव टग बोट सहित 50 से ज्यादा लोगों और उपकरणों को बचाव अभियान में तैनात कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों टैंकरों को लोडिंग क्षमता लगभग 4200 टन तेल की थी। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने की। तो अखबारों की सुर्खियां लेकर के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी सहयोगी भावना से जानते हैं कि आज के अखबारों में क्या कुछ खबरें महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए प्रकाशित की गई हैं। भावना, आज के अखबारों में क्या कुछ है खास? संध्या, गुड मॉर्निंग। अगर अलग अलग अखबारों की आज बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों की खबरों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हरिभूमि अखबार की बात करते हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जब जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा था तब वो एक साथ थी, लेकिन अब साफ तौर पे मतभेद जो है वो सामने नजर आने लगा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान आया है जिसपे उन्होंने कांग्रेस पर करी है एक तीखी टिप्पणी। कहा है जीते तो परिणाम स्वीकार और हार गए तो ईवीएम पर दोष मढ़ रहे, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जबरन का आप रोना बंद कर दें, क्योंकि मन मुताबिक जीत नहीं होती। उन्होंने कहा है कि ईवीएम के परिणाम अब हम सबको स्वीकारने होंगे, उस पर हम दोष नहीं मढ़ सकते। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने सेंट्रल विस्टा परियोजना की भी सराहना की। उन्होंने कहा है कि एक नए संसद भवन की जरूरत है, इसलिए नया संसद भवन अब हम सबके सामने है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जनसत्ता से जुड़ी हुई, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बदलते परिदृश्य में विदेश नीति में भी बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत के लिए एक ऐसी विदेश नीति होनी चाहिए जो मजबूत हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि हमें जमीनी स्तर पर काम करने की और जरूरत है, और उन्होंने कहा कि हमें यथार्थवादी होने की भी बहुत बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में वैश्वीकरण हुआ है, ऐसे में देशों में एक मजबूत अंतर्निर्भरता पैदा हुई है, और ऐसे में एक ऐसे तरीके के रिश्ते एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं जिसमें हमें और प्रगाढ़ बनने की जरूरत है, और ऐसे में बदलते परिदृश्य में एक मजबूत विदेश नीति की जरूरत है अब भारत को। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आ रही है हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान में छपा है गृह मंत्री अमित शाह इस समय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, और उन्होंने कहा है कि नक्सली हथियार छोड़कर अब आप मुख्य धारा में लौटें। छत्तीसगढ़ दौरे पर नक्सली जो हैं उनको मुख्य धारा पर लौटने का आह्वान करते हुए अमित शाह कह रहे हैं, उन्होंने कहा हथियार छोड़ दें, सरकार पर भरोसा करें, क्योंकि रिहैबिलिटेशन की बात कर रही है सरकार, पुनर्वास की बात कर रही है, और हर मदद मुहैया कराने की बात इस समय सरकार कर रही है। और अगर हम देखें कि पिछले कुछ सालों में कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, ऐसे में सरकार ये कह रही है कि 31 मार्च 2026 तक हम पहले देश होंगे जो नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। अगली खबर का रुख करें, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, बैंकिंग से जुड़ी हुई है। बैंकिंग क्षेत्र में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, और अगर पिछले 6 वर्षों की बात करें तो एनपीए 8.5% घटा है। आपको बता दें कि एनपीए एक ऐसा लोन है जिसने बैंकों के लिए एक निश्चित अवधि तक मूल राशि पर आय या ब्याज दर पैदा ना हो, ये कहता है एनपीए। साथ ही साथ अगर लोन देने वाले व्यक्ति ने कम से कम 90 दिनों तक ब्याज या मूल राशि का भुगतान नहीं किया है तो बैंकों द्वारा राशि को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो पिछले 6 वर्षों में अधिक समय में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों के ग्रॉस एनपीए में 6.8% से ज्यादा अब हो चुका है ये ग्रॉस। आइए अब आगे बात करते हैं। इसरो के लिए एक अच्छी खबर है, और अरबों डॉलर वाला रॉकेट अब सस्ते में बन रहा है। जी हाँ, स्पेस इकोनॉमी हमारी मजबूत होती जा रही है, और इसरो ने कर ली है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की बराबरी। जी हाँ, सस्ते तौर पर बना रहा है इसरो इस समय रॉकेट। अलग अलग देश भी हमारे रॉकेट को खरीद रहे हैं, और कम लागत में एक नई CE-20 क्रायोजेनिक इंजन अब विकसित कर लिया है इसरो ने। और अगर आखिरी खबर की बात करें तो आखिरी खबर जो है वो उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई है। जी हाँ, उपभोक्ता आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि अगर डिलीवरी वाले आपको कोई ऐसे खाद्य पदार्थ दे रहे हैं जिसकी एक्सपायरी अगले 45 दिनों में होने वाली है, तो उसको आप एक्सेप्ट ना करें, उसको आप ना लें, क्योंकि FRAI के निर्देश ये कह रहे हैं कि उनको जो भी डिलीवरी के जो संस्थाएं हैं उनको ये निर्देश दे दिया गया है कि 45 दिन में अगर खाद्य पदार्थ एक्सपायर हो रहे हैं तो आप उन्हें डिलीवर नहीं कर सकते हैं। तो संध्या, आज विभिन्न क्षेत्रों की खबरें अलग अलग अखबारों में इस तरीके से प्रकाशित की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भावना, अलग अलग क्षेत्रों से समेट कर लाई हमारे दर्शकों के लिए अखबार की वो महत्वपूर्ण खबरें जो कि आज हेडलाइन के साथ प्रकाशित की गई हैं। तो धरती से लेकर के अंतरिक्ष तक किस तरह से भारत में बदलाव की बयार है, वो तमाम खबरें आज के अखबारों में हेडलाइन के साथ देखने को मिली हैं।
और अब रुक करते हैं देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों के, और अंदाज रहेगा फटाफट। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने न्यू जर्सी के उपराज्यपाल ताहिर शाह से मुलाकात की। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत यात्रा पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। भारत श्रीलंका आर्थिक सहयोग को मजबूत करने, निवेश के अवसरों को और बढ़ाने और पर्यटन और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्गों पर परिवहन बढ़ाने के लिए जलवाहक योजना की शुरुआत की है। इस योजना से पश्चिम बंगाल से पटना, बनारस और गुवाहाटी तक जलमार्ग से माल की ढुलाई लागत में कमी आएगी। भारत से स्मार्टफोन का निर्यात पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पहली बार नवंबर महीने के दौरान 20,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 92% ज्यादा है। भारत से स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में एप्पल आईफोन सबसे आगे रहा। उसके बाद दक्षिण कोरिया की प्रमुख कंपनी सैमसंग का स्थान रहा। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च होने के 1 साल के अंदर ही सोलर इंस्टॉलेशन का आंकड़ा अब तक 6,85,763 तक पहुंच गया है। इस पहल के तहत गुजरात में सबसे अधिक 2,86,545 सोलर इंस्टॉलेशन लगाए गए। भारत में नीतिगत बदलावों के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 1.41 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया और जीएनपीए घटकर 3.12% पर आया। सूची सेमिकॉन ने सूरत में गुजरात के पहले आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट की शुरुआत की। इससे प्रतिदिन 3 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होगा। डीजीसीए ने खराब रखरखाव मानकों और खामियां पाए जाने के बाद अकासा एयर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। दवा निर्माता अरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क और जाइडस में मैन्युफैक्चरिंग संबंधी खामियों के कारण अमेरिकी बाजार से उत्पादों को वापस मंगाया। और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 26 रन बना लिए हैं। टीम को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। इसके तुरंत बाद शुभमन गिल का विकेट भी सामने आ गया। विराट कोहली भी 3 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 445 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए। बुमराह ने 6 विकेट हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ ने शतकीय पारी खेली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज का पहला मुकाबला 49 रन से किया। अपने नाम 3 मैच की सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर, लोगो, जर्सी और एंथम का अनावरण हुआ। शुभंकर के रूप में राज्य पक्षी मोनाल को चुना गया। भारत ने 3 बार के चैंपियन चीन को पेनल्टी शूटआउट में हराकर लगातार दूसरी बार महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब अपने नाम कर लिया। भारत ने चीन को पेनल्टी शूटआउट में हराया। और इसके साथ ही नया सवेरा में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। तो नया सवेरा में लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से अर्थव्यवस्था और खेल जगत के हाल का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
16 दिसंबर 1971, एक ऐसा दिन जब भारतीय रणबांकुरों ने अपने पराक्रम से लिखी इतिहास की सबसे बड़ी विजय गाथा। ढाका की धरती पर तिरंगे की गूंज और एक अन्य देश के रूप में बांग्लादेश का उदय। देखिए विशेष कार्यक्रम विजय दिवस, भारत का पराक्रम, बांग्लादेश का जन्म, सोमवार सुबह 9:30 बजे डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पर। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब बात करते हैं सिने जगत की। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चेस वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश के पिता का वीडियो किया साझा। वीडियो में डी गुकेश के पिता की भावनाओं के बारे में बताया गया। भारतीय फिल्म निर्देशक सुजीत सरकार, पत्रकार और लेखक मोहर बसु द्वारा लिखित पुस्तक शाहरुख खान लीजेंड आइकॉनिक स्टार के विमोचन समारोह में हुए शामिल। फिल्म आजाद की सफलता के लिए रवीना टंडन की बेटी राशा ठडानी ने काशी विश्वनाथ में टेका मत्था, गंगा आरती में भी हुई शामिल। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने रिहाई के बाद पहला पोस्ट साझा करते हुए कहा कि वह उस लड़के के बारे में बहुत चिंतित है जो हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुई भगदड़ में घायल हो गया था। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के 11वें दिन 66.57 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 900.5 करोड़ रुपए हो चुका है। शाहरुख खान ने कहा कि उनके सबसे छोटे बेटे अब्राहम का मुफासा द लायन किंग में शामिल होना उनके और उनके परिवार के लिए एक विरासत जैसा है। अभिनेत्री तापसी पन्नू ने अपनी शादी को लेकर खुलासा करते हुए कहा कि उनकी शादी इस साल मार्च में नहीं बल्कि बीते साल यानी 2023 में दिसंबर में ही हो गई थी और वे दोनों जल्द ही अपनी शादी की सालगिरह मनाने वाले हैं। साउथ अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी की फिल्म घाटी की रिलीज डेट से उठा पर्दा। फिल्म 18 अप्रैल 2025 को बड़े पर्दे पर होगी रिलीज। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
आज के हमारे इस खास शो नया सवेरा के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और स्नो स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाते लोगों की झलकियों के साथ। आप लीजिए इन दृश्यों का आनंद और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।